नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। फाइनली अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि नेपाल चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुका है और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि नेपाल ज्वाइंस चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये इंडिया के लिए कैसे कंसर्न हो सकता है। आप इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नेपाल का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है इनकी तरफ से भी प्रॉपर एक ट्वीट किया गया है, कुछ इमेजेस शेयर की गई है कि चाइना ने नेपाल के साथ में एक फ्रेमवर्क साइन कर लिया है फॉर बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन के लिए। इवन कि नेपाल का जो मीडिया आउटलेट है द काठमांडू पोस्ट, यहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नेपाल ने यहाँ पर चाइना के साथ में कौन कौन से ऐसे MOUs पर साइन किए हैं, चाइना किस तरीके से यहाँ पर नेपाल में इन्वेस्ट करने वाला है। अब इस पे भी हम बात करेंगे ग्रांट और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी, और ये क्या नेपाल के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है या एक रिस्की गैम्बल हो सकता है, और ये इंडिया के लिए कैसे कंसर्निंग बन सकता है, कैसे एक चिंता का विषय बन सकता है। पूरा जो डायमेंशन है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हुआ ये है हाल ही में कि नेपाल के करेंट प्राइम मिनिस्टर KB शर्मा ओली ये 4 दिनों की यात्रा के लिए चाइना विजिट करते हैं और वहां जाकर चाइना के प्राइम मिनिस्टर, वैसे चाइना में प्रीमियर कहा जाता है, ली क्वांग से मिलते हैं और दोनों के बीच में बायलैटरल मीटिंग होती है। उसके बाद में KB शर्मा ओली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलते हैं और डिस्कस की जाती है कनेक्टिविटी को लेकर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर और ट्रेड और टूरिज्म को लेकर। इवन कि ये जो पूरा मुद्दा है ना, पूरा इवेंट ये ग्लोबल टाइम्स में भी आर्टिकल्स के माध्यम पब्लिश किए गए और यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि किस तरीके से इंडिया जो है साउथ एशियन रीजन में अपनी जो पकड़ है ना वो कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन कि ग्लोबल टाइम्स ने चाइना नेपाल रिलेशंस के बारे में वेरियस और आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो BRI ज्वाइन नेपाल रिसेंटली जो किया है, ये 2017 के टाइम में ही नेपाल ने BRI को लेकर एक MOU साइन कर लिया था। लेकिन फिलहाल ये अंडर प्रोसेस था। इसको लेकर नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी एग्री नहीं थी, खासकर लोन को लेकर, ग्रांट को लेकर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन टर्म्स को लेकर जो चाइना चालाकी से यहाँ पर खेलता है कि हम आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन ऑन द पेपर चाइना लिखता कुछ और है। वैसे आपको बता दें कि नेपाल चाइना जो है ना अब BRI के तहत अब प्रॉपर एक प्लानिंग, एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करने वाले, कैसे आगे जो नेपाल में प्रोजेक्ट को आगे लिया जाएगा और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से नेपाल उम्मीद कर रहा है और किस तरीके से चाइना फाइनेंस करने वाला है। आपको भी बता दें कि जो पूरी जो स्पेसिफिक डिटेल्स है ना MOU के लेकर, ये बाहर तो नहीं आई है नेपाल चाइना के बीच को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कुछ वर्ड्स के लिए ये पूरा जो मामला है 7 साल तक आगे गया। आपको बताना चाहते हैं कि चाइना जो है एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है इस नाम पर, लेकिन थियोरेटिकली ऑन द पेपर लिखता कुछ और है। और यहाँ पर ही काम किया गया, जो ग्रांट है इसे यहाँ पर रिप्लेस करके एड फाइनेंसिंग या हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया गया है। ऑन द पेपर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर ना नेपाल में जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, जो पुष्पा कमल दहल की जो पार्टी है जिसे प्रचंड भी कहा जाता है, इस साफ साफ इन्होंने ये कहा था कि हमें सबसे पहली बात तो लोन लेने की नीड नहीं है फर्दर, जो लोन चाइना से हम ले रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये कि चाइना ये जो लोन दे रहा है ये किस फॉर्म में दे रहा है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑन द पेपर यहाँ पर लिखा कुछ और है, बातें कुछ और की जाती है। और इसके अलावा जो BRI के जो फाइनेंशियल मॉडल है ना, इसको लेकर भी जो नेपाली कांग्रेस है बार बार ये आवाज उठाती रही कि किस तरीके से चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है ना, हमारे और भी जो पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, किस तरीके से ये इनके डेट ट्रैप में फंसे हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि ये जो MOU है ये नेपाल के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि नेपाल के जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कृष्णा प्रसाद धाकल, इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि चाइना और नेपाल के बीच में 9 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन हुआ है इस विजिट के दौरान में, जिनमें ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में ना जो टोखा छारी जो टनल है रोड काठमांडू के नजदीक में, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर बात की गई है। जो 9 स्टोरी पैलेस है हिस्टोरिक, इसे रेनोवेशन करने को लेकर यहाँ बात की गई है। इसके अलावा वेरियस MOUs पर साइन की गई है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस क्यों न हो, या फिर जो नेपाल और चाइना के बीच में जो नेपाल टेलीविजन एंड चाइना मीडिया ग्रुप के बीच में भी यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन को लेकर यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है। और किस तरीके से यहाँ पर चाइना यहाँ पर नेपाल को ऐड देने वाला है इन कैश, इस पर भी यहाँ पर बात की गई है। और दोनों के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया। उनमें से ये लिखा हुआ था किस तरीके से चाइना और नेपाल ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं, इसको लेकर ही बात की गई है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इसको लेकर कोई
डेडलाइन के बारे में बात नहीं की है, ये कब तक कंप्लीट होगा कब तक नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया के लिए कैसे चिंता का विषय बन सकता है। देखिए पहली बात तो ये है ना कि BRI को लेकर इंडिया हमेशा से अगेंस्ट रहा है, क्योंकि जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया के POK का जो रीजन है यहाँ से होकर गुजरा है। सीपेक के जरिए चाइना कासगार से लेकर ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी यहाँ पर बिल्ड किया है पाकिस्तान में, और उसी कनेक्टिविटी में यहाँ पर ये जो रोड है ये इंडिया के POK से होकर गुजरा है। इंडिया ने बार बार इसको लेकर आवाज उठाई कि इंडिया की सॉवरेनिटी के यहाँ पर उल्लंघन किया है चाइना ने, और इसको लेकर इंडिया हमेशा से BRI के अगेंस्ट में बात करता रहा है। और नेपाल अब रिसेंटली चाइना के पक्ष में जाना, BRI को ज्वाइन करना कहीं न कहीं इंडिया के अगेंस्ट ये स्टेप माना जा रहा है। इवन की जो KP शर्मा ओली है ना, एक ट्रेडिशन देखा गया है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो भी बनते हैं वो पहली बार इंडिया विजिट करते हैं, लेकिन ये पहली बार विजिट कर रहे हैं कहाँ, चाइना, और ये पहले से प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं। इवन की 2015 के टाइम में जब ये चुनाव जीतते हैं, जब ये फिर से पावर में आते हैं, तो उस टाइम में भी मार्च 2016 के टाइम में ये चाइना विजिट करते हैं। और अब ये नेपाल की जो एंट्री है BRI में, ये इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन सकता है, क्योंकि इसके पहले श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दोनों देश चाइना की डेट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं। और अब यहाँ पर बारी है नेपाल की, क्योंकि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान में भर भर के यहाँ पर क्रेडिट दिया। श्रीलंका में बात करें तो यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट को बनाया 99 ईयर्स के लिए, जब श्रीलंका चुका नहीं पाया तो इन्हें लीज पर ले लिया गया। और चाइना ये अच्छे से जानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फेल होता है तो चाइना यहाँ पर जो एसेट है फॉरेन नेशन में, इसे एक्वायर कर लेगा। ये बातें नेपाल भी जान रहा है, चाइना भी जान रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर BRI को लेकर नेपाल और चाइना के बीच में एग्रीमेंट फाइनली डन हो चुका है, और इसी बात को लेकर इंडिया वरीज है नेपाल को लेकर। जबकि चाइना यहाँ पर, जो चाइना कहता है कि हमारा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी है, ये इसे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए चाइना ये चाहता है कि एक बार फिर से एशिया की जो कनेक्टिविटी है, ईस्ट एशिया, यूरोपियन जो देश है, इनके साथ में हो सके, और चाइना इसी के लिए काम कर रहा है। और अब तक यहाँ पर ना 139 देश करीब करीब BRI का पार्ट बन चुके हैं, जो चाइना 2013 के टाइम में इसे स्टार्ट किया था वन बेल्ट वन इनिशिएटिव के तहत में। आज इसका नाम भले ही चेंज हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है, ये BRI को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नेपाल के लिए क्या ये रिस्क हो सकता है, या ये रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए एक टाइम के लिए मान भी, लेकिन नेपाल के लिए एक इमेंस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है BRI, क्योंकि इससे नेपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ये तो इंप्रूव होगी, इनहेंस होगी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रिस्क भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में नेपाल फंस सकता है। और ये पूरा जो फेवर है फिर चाइना के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना इसके बाद में नेपाल में जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, इसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पोखरा एयरपोर्ट, जिसे चाइना ने ही फंड दिया था। अब ये बनकर तैयार हो चुका है, 200 मिलियन की फंडिंग चाइना ने दी थी। और ये जो पोखरा एयरपोर्ट है, ये नेपाल से जो इंडिया की जो बॉर्डर है, महज ये 15 से 20 मिनट की दूरी में है। आपको बता दें कि दोनों के बीच में ना, जब ये डील साइन हुई, पोखरा एयरपोर्ट में जो प्रॉफिट नेपाल को होने वाला था, वो प्रॉफिट नेपाल को मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेपाल ने इंडिया से ये कहा कि हमें अपनी जो एयर स्पेस है ना, भारत की जो एयर स्पेस, वो हमें यूज करने दीजिए। लेकिन इंडिया ने साफ साफ ये मना कर दिया कि हम अपनी जो एयर स्पेस है वो यूज आपको नहीं करने दे सकते, क्योंकि ये पूरा मामला होगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। और इस कारण यहाँ पर नेपाल चिढ़ा हुआ है, और नेपाल इंडिया के अगेंस्ट जाते हुए एक बोल्ड स्टेप लिया है BRI को ज्वाइन करके। इवन कि इंडिया ने अपनी तरफ से ये भी कहा था नेपाल को कि ये जो पोखरा एयरपोर्ट है, इसे चाइना फंड कर रहा है, ये चाइना अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर यूज कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर नेपाल ने माना नहीं। खैर आपको बता दें कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर हम BRI को लेकर बात करें ना, तो आज के टाइम में ना जो BRI की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने ये नोटिस किया होगा कि इटली जो G7 का ऐसा देश जो BRI को ज्वाइन करने को लेकर जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे रिन्यू करने की जब बारी आई तो इटली ने साफ साफ इसे मना कर दिया गया और बोला यह गया कि ये हमारे सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ओवररीच के लिए कंसर्न बन सकता है। और इसके बाद में इटली के विथड्रॉ करने के बाद में दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट हुई कि किस तरीके चाइना का जो ग्लोबल एम्बिशन है BRI के जरिए एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को कनेक्ट करना, ये कहीं न कहीं एक फुल स्टॉप होता हुआ हमें दिखाई दिया। और BRI जो वेस्ट में कहीं न कहीं अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, वो हमें डिमिनिशिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो फाइनली हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो नेपाल की जो एंट्री है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, ये बोल्ड भी कहा जा रहा है और रिस्की भी मूव कहा जा रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करें,
पर्टिकुलरली, तो क्लोजली पूरे इस इवेंट को यहाँ पर मॉनिटर कर रही है। और अगर 1% चांसेस या 0.01% चांसेस अगर नेपाल सक्सेसफुल हो जाता है इस रिस्क को मैनेज करने में, तो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि यस, नेपाल जो है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के डेट ट्रिप डिप्लोमेसी में एंटर तो हुआ, लेकिन बच के वो बाहर निकल गया, क्योंकि BRI का अब तक का रिकॉर्ड है कि वो अनसस्टेनेबल डेट और पॉलिटिकल स्ट्राइव के रूप में इसे देखा जाता है, और ये एक गुड इंटेंशन के साथ में चाइना इस पे काम नहीं करता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और फाइनली जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि महापरिनिर्वाण दिवस हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपको बताना ही है कि किस डे हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास में ऑप्शन है दिसंबर 4, 5, 6 या फिर 7। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।